नमस्कार, रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 3-3 लेसन इसमें करना है और पता होता है कि हर लेसन में कितना ज़्यादा हमें चैप्टर कंप्लीट मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करना रहता है। तो टोटल हम लोग करेंगे 3 चैप्टर साइंस का। जितने सारे लोग भी इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ये सारे क्या क्या चीज़ के इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के भी है और एससीईआरटी के भी, दोनों का मिक्स करा हुआ है क्वेश्चन। ढेर सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में करते हैं ताकि आपको कवर हो जाए। इस पूरे सीरीज को 6 to 10th क्लास को अगर अच्छे से माइंड में अगर आ जाए, बात बच्चे देख ले, तो एक सीट उनका कन्फर्म है इस बार। तो चलिए, ये जो 9, 10 और 11 चैप्टर इसको शुरुआत करते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर नंबर 9 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? जैव विकास के बारे में सबसे पहले एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले लामार्क साहब ने ही बताया था। जैव विकास को सबसे पहले जो समझाने वाले थे, जी हाँ, डार्विन देगा ऑप्शन पहला। इसमें भले ही नहीं दिया है, एग्जाम में पहला देगा ताकि आप गलती करें। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? एक ही प्रजाति है, दूसरा कोई नहीं, उसको अंतः प्रजनन बोलते हैं। अंतर प्रजनन नहीं, अंतः प्रजनन बोलते हैं। किसी जीव का जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब अपने मन से हो जाए, उसको सूक्ष्म विकास बोलते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा करके चेंजिंग होते रहता है। नेक्स्ट करा, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है? मतलब सबसे ऊपर में किसको रखा गया है? ये क्या हो जा रहा है, सॉरी दोस्त, मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो किनको सबसे ऊपर में रखा गया है? तो जगत को, जगत मतलब किंगडम को सबसे ऊपर। इनमें से कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान है? तो जगत यानी किंगडम रखा गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कायिक विभिन्नता होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कायिक विभिन्नता होती है, तो आंसर हो जाएगा उपार्जित। कायिक विभिन्नता है जितनी होती है उपार्जित होती है, अनुवांशिक नहीं। कायिक विभिन्नता। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? विभिन्नता का प्रकार है 2। विभिन्नता का प्रकार है 2। मेंडल के एक संकर के प्रयोग से प्राप्त लक्षण। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको एकदम हर हाल में याद करके रखना होगा कि मेंडल साहब का प्रयोग से क्या मिला था। 3:1 मिला था। और मेंडल के संकरण, अरे कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, एक सेकंड दे दीजिए, क्या ही हो जा रहे हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जैसे इसमें मैंने क्या बताया कि मेंडल का जो एक संकर प्रयोग था उसमें 3:1 था, ये माइंड में रखिएगा। और 9 के लिए रखिएगा याद, 1:2:1। मेंडल के एक संकर के प्रयोग से प्राप्त जीन का प्रारूपी अनुपात। प्रारूपी जब भी बात करें 1:2:1 के अनुपात में था। लक्षण की बात करें तो 3:1 था। यहाँ जीन है, जीन का प्रारूपी, यहाँ लक्षण का, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। लक्षण कहेगा तो 3:1 और जीन का कहता है 1:2:1। एक और है इस तरीका का, मेंडल के द्विगुण, तो 1 गुण का हुआ, उसी तरह द्विगुण में आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 9:3:3:1। जी हाँ, 9:3:3:1। ये इसका क्या चीज़ का है? लक्षण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाया जाने वाला कुल क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है। पीस में पूछा जाए तो 46 होते हैं, लेकिन जोड़ा पर ध्यान रखिएगा, शब्द जोड़ा लग गया है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किसको माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको, इसमें से कोई नहीं है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी की यदि बात करें हम, तो इसमें से कोई भी नहीं है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए और आरएनए दोनों का मिलकर बना होता है गुणसूत्र। पुरुष में लिंग क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग XY बोलते हैं पुरुष में, और महिला में सिर्फ XX होता है।
स्त्रियों में लिंग क्रोमोसोम तो एक्स एक्स मारिएगा, वाई वाई करके कुछ होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तितली एवं पक्षी के पंख किस अंग के उदाहरण है? तितली और पक्षी, गौर से सोचिए, दोनों उड़ने का काम आता है, दोनों उड़ने का काम आता है। तो मन में क्या आ रहा होगा? समरूप हो सकता है, समात, समात करके कुछ तो होता नहीं, समजात हो सकता है, समरूप या समजात, तो नहीं, दोनों के फंक्शन अलग बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई फिलहाल आंसर नहीं दीजिए। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस अंग के उदाहरण है? चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, तो इसको क्या कहिएगा? समरूप। देखने में सिर्फ एक रंग है, चमगादड़ और पक्षी के समरूप है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, 2 नंबर हो जाएगा। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? जीवन से उत्पत्ति से पहले क्या नहीं था पृथ्वी पर? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ये सब नहीं था। 4 आंसर डालिए इसका, इनमें से कोई नहीं। मिंडल के एक संकर संस्करण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया? गौर से पढ़िए, F1 पीढ़ी की बात कर रहा है। F1 में पहला पीढ़ी, F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को चिन्ह द्वारा इंगित किया गया। शुरुआत जो होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी लेकर किया जाता है। तो जब इसको इससे मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉरी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, यही आंसर होगा। फिर इधर भी मिलाते वही बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, 2 नंबर ऑप्शन। समजात अंगों का उदाहरण है सभी, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग है। समरूप क्या होता है कि देखने में सिर्फ एक रंग हो, बनावट अलग हो, लेकिन बनावट जब एक रंग हो तो क्या हो जाता है? वो समजात अंग हो जाता है। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत समजात अंग है। आलू एवं घास के ऊपरी फुस्तारी, ये सभी समजात अंग के उदाहरण है। जीन अभियांत्रिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है यह न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्तन से, न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्तन से। बीपी पादप में बीपी का तात्पर्य क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? बेसिलस थुरिजिएसिस, बेसिलस थुरिएजिसिस। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। तो अनुवांशिकता विकास बोलते हैं, ये जो है ना अनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध। विभिन्नता के लिए ये नहीं है, लैमार्क है वो विभिन्नता के लिए। निम्नलिखित में से अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है, डीएनए में नहीं होता है। ऑप्शन देता है पहला डीएनए। मनुष्य में भी द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसको बोलते हैं 23। जब कोई चीज़ एक से अधिक रूपों में उपस्थित रहता है तो विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? मतलब कुछ तो नाम होगा, क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं उसको, युग्म विकल्पी, कि एक से ज़्यादा विकल्प है। जब एक साथ प्रजनन करने वाले मटर का पौधा उसके बीज पीले तथा परागण हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं, तब सभी F1 पीढ़ी के पीले बीज होते हैं। इसका अर्थ पीले के लिए युग्म विकल्प है, तो इसको बोलते हैं प्रभावी, कि पीला प्रभावी हो गया। जीव जो
फिनोटोपिकली समान होते हैं। तो फिनोटॉपिकली समान हो तो उसको दोनों कहते हैं, समयुग्मजी भी बोलते हैं और हेट्रोराइग्राइस भी कहते हैं। इसका आंसर 3 डलाएगा, दोनों, समयुग्मजी और हेटेरोजगयास जाइगयस। थोड़ा सा बोलने में, जब एक जीव में विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते, इसमें से तो कुछ नहीं कहा जाता, विपरीत लक्षण उपलब्ध हो तो। इसका आंसर डी डाल दीजिए। निम्नलिखित कथनों की जांच करें और सत्य कथन की पहचान करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जब मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए तब डार्विन ने भी एक नियम दिया जिसे उन्होंने पेंजेनिसिस कहा। फिर से सुनिए, जब मेंडल ने अपने अनुवांशिक के नियम प्रतिपादित जिस समय किए तब डार्विन ने भी नियम दिया, उन्होंने पेंजेनेसिस कहा था। मेंडल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र अपविभजन के नियम के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसे एक संकर क्रॉस से समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नियम का प्रतिपादन करने के लिए मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस करवा दिया? तो इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम देने के लिए द्वि क्रॉस करवाया था, द्विसंकर क्रॉस। आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की फिर से खोज कर दी? तो इसका आंसर होगा डिब्रिस तो जो मेंडल के नियम का फिर से खोज कर दिया था उन्होंने। मिराविल्स जलापा एक पौधे जब इसके लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में गुलाबी फूल प्राप्त होता है। यह कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? तो इसको बोलते हैं हम लोग अपूर्ण प्रभाविकता, मतलब दोनों मिक्स हो गया, किसी एक का प्रभाव रहा ही नहीं, अपूर्ण प्रभाविकता इसको बोलते हैं। प्राणियों के शरीर में प्रत्येक अंग से बाष्प निकलती है, यही मिलकर नए जीव को जन्म देती है। यह बाष्पवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो 38 का कहिएगा पाइथागोरस ने दिया था। बताइए, पाइथागोरस आप सारे सब्जेक्ट में घुसे पड़े हैं। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। इसको बोलेंगे हम डार्विन साहब दिए थे। अनुवांशिकता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अनुवांशिकता का पिता बताइए। डार्विन को ही जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण देता है? क्रमिक विकास हो रहा है तो इसको बोलते हैं सभी। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स और जीवाश्म, ये सभी जो है क्रमिक विकास के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप रेप्टाइल के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो 42 का हो जाएगा आपका 2 आर्कियोपेरेटिक्स। उन ऑर्गन्स के नाम बताइए जिनके संरचना अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन समान रूप में दिखते हैं और एक ही जैसे कार्य भी करते हैं। ऐसा भी थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था, उसको एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं, समरूपी बोलेंगे उसको। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन आदि से विकसित किया गया है जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद थे? तो 44 का जवाब आप देंगे कि हाल्डेन ने ये काम कहा। हाल्डेन ने कहा ऐसा कि पहले से ही मौजूद चीज़ों से हुआ है। एबीएस एप्स किससे विकसित हुए हैं? तो 45 का आप क्या कहेंगे? सरीसृप से विकसित हो रखे हैं, सरीसृप से जितने भी एप्स हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो हाल्डेन के द्वारा किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत में से एक है? डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत में से एक है, तो आंसर हो जाएगा ये सारी बात कुमारी आंसर। किसी भी आबादी में प्राकृतिक भिन्नताएं होती है, हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होती है, लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहती है। आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाता है या हट जाता है। तो उपयुक्त सभी मारिए, 4 नंबर आंसर इसमें का। मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाले प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो इसी को प्रजातिकरण बोलते हैं। इसको प्रजातिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच करें और असत्य कथन की पहचान भी करें। तो असत्य ये रहा, ये सत्य है कि कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। और भी जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये सही बात है, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ये भी सही है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, सही बात है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय अंतर तो दर्शा ही रहा है। वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वंशानुगत जो चरित्र है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन, अच्छा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? इसको बोलते हैं ह्यूगो डे बरीज। अनुवांशिकी का कौन सा शब्द एक पौधे कोशिका की संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने का प्रतिनिधित्व करता है? 52 का पहला कहिएगा प्लूरीपिटेनेसी। कोशिकाओं में पाए गए गुणसूत्र का नाम दे जो कि सेक्स गुणसूत्रों के अलावा अन्य पात्रों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो 53 का कहिएगा पहला ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं इसको। प्रभुत्व का नियम क्या होता है? जब माता पिता के संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखते हैं, उसी को हम लोग प्रभुत्व का नियम बोलते हैं। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है को क्या नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉलीवुड में तो बहुत सारे मूवी बने हुए हैं उत्परिवर्तन के ऊपर, बहुत तो मतलब अनगिनत। कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रॉस नस्ल को लेकर आए थे? कौन सा पौधा मेंडल द्वारा प्रयोग किया गया था क्रॉस के लिए? मटर का पौधा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है? मेंडल लॉ के अपवाद किसको कहिएगा? तो हो जाएगा लिंकेज। ठीक है, लिंकेज जो है। आइए, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप शुरू करते हैं 10 और 11। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। एक प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन एवं मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, मतलब 2-3 लेसन एक के अंदर है, यानी 10 से 11 की यदि बात करें तो इसमें ढेरों क्वेश्चन है। आई थिंक 150 के करीब क्वेश्चन इसमें भी है। बहुत लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं दोस्त। यस और नॉट? अपतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी, उत्तल को अपसारी। वस्तु को कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब अपतल दर्पण में फोकस पर बनेगा? तो अनंत पर रखिएगा ना, तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल उठल ऐसा होता है और हमेशा सीधा होता है। सोलर कुकर में प्रयुक्त होने वाले दर्पण होते हैं
अवतल दर्पण, क्योंकि बहुत सारे लाइट को क्या करना रहता है, एक जगह फोकस करना रहता है। एक गोलीय दर्पण को बाहर की तरफ वक्रित होता है, उसे कहते हैं, बाहर की तरफ वक्र है, बाहर में उठा हुआ है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल उठल ट्रिक है। निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए, जो अवतल दर्पण का गुण है ना, वो सारा गुण चला जाता है उत्तल लेंस में। लेंस में सिर्फ नाम बदल जाता है, तो उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तन साइन आई बटे साइन आर, पहला ही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। ये गलत है, उल्टा दिया है, ये दोनों तो होता ही नहीं है जोड़ और गुना में। 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर होगा, बताइए। 4 डायोप्टर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है, तो 1/25 कहिएगा। सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलने के लिए 100 डालिएगा, 25 से काटिएगा 4 बार में, 4 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f। अभी निकाले ही हैं इसी फॉर्मूला पर, पिछला का आंसर। लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितनी होती है? हर चीज 2-2 हो जाता है दोनों तरफ। प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 3 या 2 5 हो जाते हैं, ऐसे रहते हैं, फिर पीछे भी ऐसे रहते हैं। यहाँ से सब कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। तो देखा जाए तो एक सतह इधर, एक सतह पीछे, और इधर उधर और नीचे, तो टोटल हो गया 3 या 2 5। नेत्र लेंस में फोकस दूरी कम हो जाने पर एक बीमारी हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो गया, लेंस का फोकस दूरी कम हो गया, बीमारी कौन सा होगा? इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दिमाग लगाइए ना, ऐसे याद रखिए। फोकस दूरी कम, कम मतलब कहाँ है? निकट। कम मतलब निकट हो गया, निकट दृष्टि दोष, ऐसे याद रखिए। फोकस दूरी कम हो गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, सॉरी अनंत होता है। निकट बिंदु 25 सेमी, अनंत होता है दूर बिंदु। पता नहीं है कि कहाँ तक देख सकता है लोग। आंख जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या बोलते हैं? आंख जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, उसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। किसी माध्यम में छोटी छोटी कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड बोला जाता है उसको। छोटा छोटा कण उसमें मूव करते रहता है। मानव नेत्र किस तरह का कार्य करता है? कैमरा की भांति काम करता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने वर्ण में विक्षेपित होते हैं? तो 7 रंग में टूटता है, जिसको बेविजियोर के नाम से आप जानते हैं। इंग्लिश में अलग अलग इससे निकल जाएगा, ट्रिक है। या बैजानी हपी नाला से निकाल सकते हैं हिंदी में। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह को क्या नाम जानते हैं? किरण पुंज कहते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? R बराबर होता है 2f। अब इसी में डाल के निकालिए। फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखेगा, क्योंकि लाल प्रकाश सीधा आते रहता है, लाल प्रकाश का विक्षेपण कम होता है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी नहीं हो सकता है, जिससे प्रकाश आर पर कर जाएगा उसका हो सकता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, गौर से सुनिए, आभासी है प्रतिबिंब। आभासी मतलब काल्पनिक है। सीधा भी है, यानी दर्पण के पीछे चला गया। ये सीधा होने के साथ ही दर्पण के पीछे बनता है। और बिंब से बड़ा बन गया है, बड़ा साइज भी है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऐसे अगर है दर्पण,
अवतल दर्पण है इसीलिए। यहाँ फोकस है, फोकस और ये कि इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य फोकस, फोकस और के दर्पण का में बीच बिंदु होता है, इसका ध्यान नहीं आ रहा नाम, इसके बीच होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा। हाँ, दर्पण का ध्रुव के नाम से इसको जानते हैं, दर्पण के ध्रुव, याद आ गया। ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो है ना, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा, तब जाके ऐसा होगा। नेक्स्ट है कि पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या नाम से जाना जाता है? बताइए। प्रकाश केंद्र कहते हैं, सीधा ऐसे गया, ये बीच वाला को प्रकाश केंद्र बोलते हैं। दर्पण में ये जो बीच वाला है उसको क्या नाम दिए थे? दर्पण का ध्रुव, इसमें प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं, दोनों में नाम अलग अलग है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा साइज देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता केंद्र के बीच में क्या है? तो R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F होता है, फोकस का डबल होता है वक्रता त्रिज्या। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के कहाँ? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर ही समान साइज का देगा। उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी की दुगनी दूरी, दुगनी दूरी को ही तो क्या बोलते हैं बताइए? वक्रता केंद्र। 2F बराबर R होता है इसीलिए। किसी दर्पण से चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा होगा? समतल होगा या उत्तल भी हो सकता है, समतल या उत्तल हो सकता है दर्पण की बात करें तो, क्योंकि सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल हमेशा सीधा ही बनाता है, समतल और उत्तल होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो 28 का जवाब क्या देंगे आप? इसको कहिए 5 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 1/5 डालिएगा, इसको भाग दे के निकालिएगा तो आएगा 0.2 के करीब, इतना डायोप्टर आएगा। और लेंस का ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस मारिएगा, अवतल नहीं मारिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जैसा जैसा प्रयोग होता है ना, मतलब दर्पण में बड़ा साइज बनाता है तो उत्तल लेंस में जाके उत्तल बनाने लगता है बड़ा साइज का फोटो। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के प्रभाव को क्या नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो न तो कण के समान होती है, ना ही तरंग के समान होती है, ना कण के समान ना तरंग के समान। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस कौन सा है? गोलीय दर्पण कहाँ है और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस कौन सा है बताइए जरा? दोनों अवतल ही हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के नियम को घटना है। प्रकाश के परावर्तन का ये घटना बोल रहा है। प्रकाश के परावर्तन का घटना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बोला है आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसीलिए। और जो पहला कंडीशन भी दिया था साइन आई बराबर साइन आर, वो प्रवर्तन में भी होता है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? साइन आई बटा के नीचे साइन आर होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2 कहेंगे हम। r बराबर 2f या f बराबर r/2।
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किन बिंदु से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन गड़बड़ है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अरे फोकस से जाती है, सॉरी क्वेश्चन सही है, फोकस से जाती है, परावर्तन के बाद फोकस जाती है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? समतल दर्पण हो सकता है, क्योंकि हमेशा साइज भी आकार बराबर है, हमेशा साइज आकार बराबर है और सीधा है, तो समतल दर्पण होगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये गलत है, तो इसको भूल जाइए, इसको पढ़िए, सही है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्र होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल उठल ट्रिक बताए भी हैं, तो एकदम सही बात है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण होता है, ये भी सही बात है। निम्नलिखित में से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से प्रभावित होता है? वर्ण विक्षेपण आप कर सकते हैं प्रिज्म से, क्योंकि आपको तोड़ना है प्रकाश को, प्रिज्म ही ऐसा कर सकता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी आपको दे दिया आर का मान 50 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आर बराबर 2f होता है, तो r/2 कर दीजिए, यानी इधर 2 से भाग दीजिए तो 25 आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उसका डबल हो जाता है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1/1 ही रह जाएगा, मीटर में इसलिए, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कह रहा है, अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस कह रहा है, तो प्लस में दीजिएगा। यहाँ अवतल लेंस कहेगा तो माइनस में दीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अभी उत्तल का बात किए तो पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस में पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, क्योंकि ऐसे उत्तल लेंस बनता है और यहाँ से आया इधर में फोकस बनता है इधर में, तो इसीलिए पॉजिटिव होती है, वो भी समझ लीजिए। अवतल ऐसा होता है, अब इसमें क्या होता है कि कोई प्रकाश आया ऐसे चला गया, कोई प्रकाश आया ऐसे चला गया, इस पीछे आके यहाँ पे फोकस बनता है, इसीलिए मैटर हो जाता है, तो पता होगा तो गड़बड़ नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई देखी जा सकती है? तो उत्तल, 1 मिनट, दर्पण कह रहा है ना, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल बड़ा दिखाता है, उत्तल छोटा दिखाता है, फोटो करके साइड मिरर में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के पास दृश्य आ गया? उत्तल दर्पण। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? निर्वात में, जल में, कांच में, वायु में। तो जो जितना सबसे सघन माध्यम इसमें से कौन है? निर्वात में सबसे तेज होगा, उसके बाद वायु, उसके बाद जल, फिर कांच। तो आंसर हो जाएगा कांच में। सबसे जो न्यूनतम होगा, धीरे धीरे चलेगा, वो कांच में चलेगा। क्वेश्चन बेहतरीन कलेक्शन है। निम्नलिखित में से काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे जाके बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? मतलब हमेशा उत्तल दर्पण में। कह रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 4 डायोप्टर है, 1/f बराबर डालिए 4, तो f निकालने के लिए 1/4 गुना 100 कर दीजिए। 100 इसलिए किए क्योंकि इसको हम बदल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 25 चौका 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आंसर कहिएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता कितनी होगी? फोकस 50 सेमी है, तो 1/50 को क्या कहिएगा? 1/2। बात समझ में आया? ये 2 ऊपर चला जाएगा, मीटर में बदले हैं इसीलिए 1/2 कह रहा है, ऊपर चला जाता है 2 डायोप्टर होगा। अब क्वेश्चन में प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसको कैसे समझेंगे? तो आप फोकस पर ध्यान दीजिए
कि फोकस क्या चीज़ का है, उत्तल लेंस का है। उत्तल लेंस कैसा, उत्तल उठल होता है, तो देखिए ऐसा होता है, तो इसका फोकस इस तरफ होता है, तो पॉजिटिव में आंसर दीजिएगा। 48 का आंसर क्या दीजिएगा, पॉजिटिव में, 4 नंबर। कारण भी बता दिया क्यों। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण है और बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल को मारिए। उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, तो निर्वात में सबसे तेज चलेगा। 2D क्षमता मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, फिर से बना के देखते हैं। हम जानते हैं कि D बराबर होता है 1/f। यहाँ 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 2 को ये मीटर में रहता है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक कभी समतल बना ही नहीं सकता। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, आइए बना लेते हैं, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ेगी, ऐसे आना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, बट क्या हो गया कि कांच है सघन माध्यम, सघन माध्यम में इधर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब के निकट, दूर नहीं जाएगी, अभिलंब के निकट आएगी, यानी 2 नंबर आंसर। 53 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर। सघन माध्यम में अभिलंब के पास विरल रहता तो दूर भागता, उल्टा अगर कर देते तो। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी में पूछ रहा है कि अभिदृश्य क्या होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस के जैसा। हमारे आँख में भी तो है, हमारा आँख कितना छोटा है और सारे इमेज देख पाते हैं, तो वो भी उत्तल लेंस है हमारे आँखों में, दोनों जगह उत्तल लेंस है, कैमरा में भी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो फोकस दूरी का क्या होता है, डबल होता है, तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी यहाँ से 10 है, वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो इसका यहाँ भी 10 हो जाएगा, यानी 20 टोटल होगा। इसका आंसर किताब में गलत दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। देख ही लेते हैं ना, आइए ना, ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, क्या क्या करा है, निर्गत किरण जाने वाला और अभिलंब ये वाला, ये तो क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण के ही नाम से जानेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, छोटा आँख के जैसा रहता है वो, आपको बड़ा इमेज देखना रहता है, छोटा चीज़ का बड़ा देखना है। 57 का क्या कहिएगा, उत्तल दर्पण। 1 मिनट, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, दर्पण तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ऐसी आंसर गलत है इसका। जानते क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए, दर्पण में बड़ा अगर साइज देखना हो तो अवतल दर्पण में आप देखते हैं ना, तो लेंस में उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी 4 नंबर को टिक मारिए, ठीक है। लेंस में उल्टा हो जाएगा, बड़ा साइज देखने के लिए, छोटा चीज़ का उत्तल लेंस आंसर होगा। किस प्रकार के लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कोई लेंस तो होगा जो हमेशा काल्पनिक ही बनाता होगा, तो हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक ही बनाता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, उस समय से देख रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में भौतिक राशि कुछ तो अपरिवर्तित रहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है और उसमें कुछ तो मतलब वो रहेगा कांस्टेंट, तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग उसका नहीं आता है। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का मान निम्नलिखित में से कितना होगा, 0 हो जाएगा, कि अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर आया तो उसी निकल जाएगा। निम्नलिखित में से अवतल लेंस कह दिया है
के सामने रखी हुई वस्तु प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार की होती है? अवतल लेंस के सामने। देखिए जो उत्तल दर्पण करता था वो अवतल लेंस करेगा, तो आंसर क्या होगा? आभासी व सीधा बनाएगा, काल्पनिक और सीधा। एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाले चश्मा क्यों लगाता है? क्योंकि उसको बीमारी ऐसा हो रखा है, इसमें दोनों लेंस होना चाहिए चश्मा में, उत्तल और अवतल दोनों चाहिए। तो ऊपर वाला अवतल लेंस होता है और नीचे उत्तल होता है, ये ध्यान रखना है, नीचे उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस रहेगा तभी तो बड़ा साइज देखेगा, तो पास के चीज को ही बड़ा आप देखते हैं ना। सॉरी, उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस ऐसे समझिए, उत्तल दर्पण क्या करता है? छोटा बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है। तो अवतल दर्पण बड़ा बना रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, माफ़ी चाहते हैं, हमको एक बार देखने दीजिए। दर्पण में यदि हम बात करें तो जो अवतल दर्पण है वो बड़ा साइज का बनाता है फोटो। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये बनाता है छोटा साइज का। तो साफ उल्टा हो जाता है इसमें आके लेंस में। तो जो हमको ऊपर में हमको सॉरी नीचे वाला चीज़ को हमको बड़ा साइज करके देखना है, नीचे कोई भी चीज़ आसपास है उसको बड़ा करके देखना है, ठीक है। बड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये उलट जाता है लेंस में, उत्तल लेंस, ठीक है, नीचे उत्तल लेंस ऊपर अवतल लेंस, सही है, उलट जाता है ना, लेंस में उलट जाता है। अगर आपको सही से पता होगा तो आप अब दिमाग लगा के निकाल लीजिएगा, फंसिएगा नहीं। धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का निम्नलिखित में से कारण क्या है? क्योंकि उस समय अपवर्तन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? अपवर्तन हो रहा होता है, धुआं में प्रकाश अलग अलग माध्यम में गुजर के आ रहा होता है। निम्नलिखित में से एक उत्तल लेंस की प्रमुख विशेषता क्या? उत्तल लेंस का विशेषता पूछ रहा है, तो बड़ा साइज का फोटो बनाएगा तो एक ऐसा फोटो होता है, तो किनारों पर पतला होता है, बीच की अपेक्षा, हाँ ये हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनार की अपेक्षा बीच में मोटा है। आगे कहा जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निम्नलिखित में से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम की बात कर रहा है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला ही सही हो जाएगा। हाँ, बहुत आंसर गलत देता है किताब में, पता है, इसका भी आंसर 66 का गलत दिया। अगर नॉन नॉलेज रहे टीचर को, सिर्फ किताब पर आश्रित है, गड़बड़ है। परावर्तन के नियम बोल रहा है, अपवर्तन का बोला नहीं ना है, परावर्तन बोला नहीं, रिफ्लेक्शन का नियम था ये यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का नियम यही तो कहता है कि ऐसे आया प्रकाश ऐसे का, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और 66 का आंसर दे रखा है ये वाला 2 नंबर, कितना गलत है, सोचने की बात है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? 2 होती है हमेशा, मुख्य फोकस 2 होती है। और फिर कह रहा है कि मुख्य फोकस की संख्या 1 कह रहा है। अच्छा सॉरी यहाँ पे सही है, मुख्य लगा दिया ना तो 1 कहिएगा, और फोकस की संख्या सिर्फ फोकस पूछता था 2 होता, क्योंकि ऐसे होता है तो एक इधर बनता है एक इधर बनता है, तो ऐसे जब लाइन खींचते इधर भी फोकस तैयार होता है। लेकिन मुख्य फोकस जब लिखे तो कोई एक ही मुख्य मान के चलते हैं, मुख्य फोकस एक ही होता है। फोकस कहेगा तो 2। प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में जाती है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह किस प्रकार का होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है? अवतल होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो अपने पथ से
विचलित हो जाता है। और इसका आंसर दे रहा है इनमें से कोई नहीं, पता नहीं कैसे, कितना गलती कैसे देता है किताब में भाई। किस कंपनी का मंगाया, ऐसा नहीं कि इसी कंपनी में, जिस कंपनी का भी उठाइए किताब उसमें गलती ही गलती दे रखा है, कोई क्या करे। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी दिशा क्या होती है? आइए बना ही लेते हैं। विरल है और सघन है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सघन का मतलब है ऐसे आ जाएगा, अब विरल का मतलब ऐसे जाएगा, तो दूर भागना ये हुआ, नज़दीक आना इस लाइन से, तो नज़दीक आता है। अभिलंब से दूर, अभिलंब की दिशा में आती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 4 आंसर हो जाएगा 71 का। ऐसे कैसे कर सकता है कोई किताब भाई, इसका भी आंसर गलत, लाइन से गलत ही आंसर देगा। ये तो मुझे पता है, ये सब चीज़ तो मतलब कहते हैं ना, जब आंसर गलत रहता है तो कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ हो जाता है, ये सब गलत है। तो जो बच्चा किताब पढ़ रहा होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा, वो तो पागल हो रहा होगा, कितना गलत पढ़ रहा होगा। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो किस प्रकार व्यवहार करती है? सीधी निकल जाती है, यही हो जाएगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। 72 का आंसर हो जाएगा। बाप रे बाप, माई मतलब क्या बताऊँ मैं यार, इसका भी गलत, लाइन से गलत प्रिंट है आंसर। 72 का 3 कह रहा है, विलंब की ओर नहीं भाई, खुद सोचिए ना, कह रहा जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम में अलग अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत 90 डिग्री पर आया है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सीधा चला जाएगा। कोई नहीं, मैं हूँ ना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। मतलब 73 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये लगता है आंसर में पता है कुछ गड़बड़ प्रिंट करने वाला कर दिया, सबका गलत होते जा रहा है। इसका भी गलत है आंसर दिया हुआ, पता नहीं कौन आंसर दिया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन क्या कारण होता है? प्रकाश की चाल में परावर्तन होने का, प्रकाश की चाल में परावर्तन नहीं होने के कारण, आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परावर्तन होने के कारण। अब पकड़ में आ रहा है, पता आंसर क्या प्रिंट कर रखा है? एक गड़बड़ प्रिंट कर रखा है, मतलब 74 का आंसर ही पहला हुआ ना, तो इसमें 73 में दे रखा है, मतलब लाइन सब गड़बड़, एक पीछे आगे कर दिया है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या संबंध होता है? आइए इसको देख लेते हैं। ऐसे जाना था, ऐसे चला गया, ये हुआ आपतन कोण या अपवर्तन कोण, तो इसको बोलते हैं, माध्यम पर ध्यान दीजिए, सघन से विरल कर रहा है, ऊपर सघन है नीचे विरल है, ठीक है, विरल में ऐसे जाएगा, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये कोण छोटा, मतलब ये इस कोण से ये कोण बड़ा हो गया, ठीक है। तो जो आपतन कोण है वो बड़ा हो, मतलब अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा 3 नंबर, 75 का 3 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। 74 में दे रहा है 3 आंसर किताब में, बट यहाँ पे हम सही बता रहे हैं आपको, 75 का भी गलत है, यही हो जाएगा। बना के भी पिक्चर बता रहे हैं ताकि अच्छे से माइंड में बैठे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वो किस ओर मुड़ जाती है? देखिए, ये भी क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है। ये सिल्ली है, यहाँ से प्रकाश आया, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या होगा, जैसी सिल्ली में आएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा, बात समझे। यहाँ से इसको ऐसे आना चाहिए था लेकिन थोड़ा दूर चला जाएगा, यहाँ इसको इधर जाना चाहिए था बट इधर आ जाएगा, ये आगे ले जाइएगा ना तो ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये कंडीशन बनता है इसमें। बट क्वेश्चन समझते क्या करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, सॉरी एक मिनट फिर से आइए,
प्रिज्म आते हैं, गलत बना दिया, कांच का सिल्ली में बना दिया था, कांच का प्रिज्म कह रहा है, ऐसे आया, ऐसे हो जाती है, बात समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म के आधार की ओर मूर्ति है, प्रिज्म के आधार की ओर मूर्ति है। सॉरी, आसान था क्वेश्चन, हम कांच का सिल्ली समझ लिए थे। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड। वो प्राइवेट स्कूल का ना बस जाते हैं, इतना गंदा बस है, इतना साउंड वाला बस है कि मैं क्या बताऊं, और पेरेंट्स मजबूर है बच्चों को उसमें भेजने के लिए। क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकते हैं, ऐसा हो पाने का कारण क्या माना जाता है। समंजन क्षमता बोलते हैं, खुद सोचिए ना, इधर उधर डिस्टेंस होने के बाद भी फोकस कर लेता है आँख। समंजन क्षमता के कारण ऐसा हो पाता है। सिलियरी पेशिया दर्शाता है ये नियम। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का कर रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा होता है। कहीं तो प्रतिबिंब मानव नेत्र में बनता होगा, उसको दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पक्षभामी द्वारा किया जाता है। अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि बाधिता आ जाती है, निक्षय हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेट्स। मोतियाबिंद होने पर ऐसा बीमारी हो जाता है, आंखों के ऊपर उजला हो जाए। निम्नलिखित में से प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंगों में टूटता है अंदर। निम्नलिखित में से प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या बात है, इसका फिर आंसर गलत, खराब परावर्तन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ रहा है। बता पाए क्या, बैगनी का होता है, बैगनी का जो सबसे नीचे से जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये प्रिज्म से नीचे चला जाता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर का नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष बोलिएगा, उल्टा नाम पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। रेटिना यहाँ पे है, यहाँ पे बन गया, सॉरी रेटिना के आगे मतलब इस तरफ बना। बताइए जरा सोच के विचार के। तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब सोचिए रेटिना से पहले ही बन गया, निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है। आकाश तो काला दिखेगा, कि कुछ परावर्तन हो रहा होता है तो कहिएगा नहीं, जब परावर्तन नहीं हो रहा है तो फिर तो काला ही दिखेगा। पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष है। लचीलापन आ गया है तो मतलब सही से फोकस नहीं कर पाएगा वो, तो इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। नेत्रदान के दौरान आंख के कॉर्निया को भाग में दिया जाता है। कॉर्निया कहाँ है, टिक मारिए। कॉर्निया को ही दान में दिया जा सकता है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं पूरा आंख निकाल के लगाया जाता है, सिर्फ कॉर्निया। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। तो बैगनी हो जाता है, क्योंकि सबसे इसका तरंगदैर्घ्य कम है, और सबसे कम लाल होता है, इसलिए लाल का प्रयोग जानते हैं ट्रैफिक लाइट में होता है, बहुत दूर तक देखने के लिए। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने, 2 मिनट, 2 मिनट का अंतर होता है।
ये सब चीज़ हमें याद रखना है ताकि एग्जाम को फोर के आना है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है? तो 7 रंगों का मेल है श्वेत प्रकाश के अंदर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य जो प्रकाश दिख रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? तो लाल का है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित हो जाता है, बैगनी। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधार है? तो इंद्रधनुष में तो कई घटना हो रहा होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे बात करें तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो उसको दूरदृष्टि दोष हो रखा है। निकट का नहीं देख रहा है ना, दूरदृष्टि दोष हो रखा है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? आकाश पूछ रहा है आपको, काला दिखता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना, तो इसको तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन सिद्धांत बोलेंगे इसको। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होगी? फोकस दूरी अधिक हो गया, दिमाग लगाइए, तो दूर दृष्टि दोष। ज़्यादा मतलब दूर, ऐसे याद रखिए। फोकस दूरी कम तो निकट दृष्टि, ऐसे करके याद रखिए। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? नेत्र में किसी वस्तु का बना, अच्छा ये तो उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा। तो ये लेंस रहता है आंख में, ध्यान रखिए। तो एक तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, तो सीधा वाला काट दीजिए, ये काट दीजिए, सीधा है और ये सभी में उल्टा है, ठीक है। और बड़ा साइज तो बनाता नहीं, तो ये भी काट दीजिए। लीजिए, आंसर हो गया। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। देखिए कैसे दिमाग से निकल गया आंसर। सिर्फ आपको टेक्निक पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आंसर आ ही जाएगा। इतना सारा आंसर गलत था, हम देखे पकड़ लिए ना फटाफट, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे ना तो आप भी पकड़ पाएंगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, उस नेत्र को किस प्रकार का दोष है? निकट का नहीं देख रहा था, दूर दृष्टि दोष है उसके अंदर। श्वेत प्रकाश की किरण जब क्या है? श्वेत प्रकाश से किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन से रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बैगनी होगा, क्योंकि प्रिज्म से सबसे नीचे चला जाता है, ऐसे आने पर बैगनी, ऊपर सबसे लाल रहता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आंख में कौन सा गुण होता है? उसको समंजन क्षमता बोलते हैं। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी पेशिया द्वारा होता है, वही फोकस दूरी कम बेसी कराती है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। किंडल नहीं, टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत होता है, नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लेंस में क्या लगा होगा? निकट दृष्टि दोष है उसको, यानी दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर का हमको देखना है तो बड़ा साइज करके देखना रहेगा। दूर का चीज़ छोटा होता है ना, तो उसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, गलत हो गया है लगता है। दूर में वस्तु है, उसको बड़ा साइज करके हमको देखना है। तो छोटा को बड़ा करने वाला है, लेंस में तो है अवतल लेंस, तो इसमें उल्टा होता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लेंस का प्रयोग होता है, तो इसको अवतल लेंस ही कहिएगा, ठीक है। लेंस में अवतल नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? नेत्र में लेंस ऐसा वाला होता है और इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मतलब कौन सा बीमारी में धुंधला हो जाए, अपारदर्शी हो जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, मोतियाबिंद में हो जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कहिएगा इसको प्रिज्म। प्रिज्म से 7 रंग में टूटेगा, तो ये सही है। स्पेक्ट्रम में
निम्नलिखित में से किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल, सबसे कम लाल का होता है। दीर्घदृष्टि के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो 109 का आप जवाब देंगे उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि का अवतल था तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? सोचिए ना, एकदम आसान है। इसको बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंख निम्नलिखित में से किस तरह का व्यवहार करती है? आंख व्यवहार किस तरह का करती है? तो उत्तल लेंस की तरह करती है, ये ध्यान रखिए। आंख निम्नलिखित में से किस तरह का व्यवहार करती है? ये सही मैंने बताया उत्तल लेंस की तरह। मैं थोड़ा किताब में भी सही कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम देगा। पूरा जगह गड़बड़ दिया हुआ है आंसर। एक साधारण प्रिज्म निम्नलिखित में से कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म का बताया था 5 सतह होते हैं। कैसा होता है प्रिज्म पता है ना? आगे ऐसे रहता है, पीछे भी ऐसे रहता है, तो 2 सतह ये हो गया। एक इसको जोड़ने वाला, फिर उस तरफ है वो नीचे। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। बात समझ में आया? क्योंकि दूर जाकर बन रहा है ना इमेज। आप खुद सोचिए ना, यहाँ से आया और रेटिना पर बनना चाहिए था, पीछे जाके बन रहा था, दूर बन रहा था, दूरदृष्टि दोष हो गया। ऐसे करके याद रखिए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कुलाइडी विलयन बोलते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? बाइफोकल लेंस बोलेंगे, उसमें 2 लेंस लगा रहता है। आंसर जो इसका मैंने बताया वही होगा, बाइफोकल। ठीक है, मैं बुक में थोड़ा सा सही करने लग जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती दिया हुआ है। बुक में भी कर दे रहा हूँ सही। एक सेकेंड, सॉरी, क्लिक लगा। नेक्स्ट आइए, बुक में दे रहा है उत्तल लेंस, कैसे आंसर चलेगा? निम्नलिखित में से नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक जो हमारा है उसका लगभग व्यास कितना है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो 2.3 के करीब होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116 का कहिएगा पहला नंबर। निम्नलिखित में से सिग्नलों की व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? तो 117 का क्या कहिएगा? मस्तिष्क में होता है व्याख्या। लास्ट क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? उसको जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं क्योंकि न पास का दिखता है न ही दूर का दिखता है। तो चलिए, बहुत ही मज़ा आया। पूरा चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट किया। 1 घंटा से ऊपर लग गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन किया और कुछ क्वेश्चन गलत था, फिर भी मैंने उसको सही आपको बता दिया। तो घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है। आगे के चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। यदि पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरा 6th से 10th क्लास को प्लीज़ कंप्लीट करिए। बहुत काम का सीरीज है।